जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। आज हमारा संडे है और संडे के 8 बज रहे हैं हमारे। जैसा कि डेली हमारी 8 बजे क्लास होती है और ये क्लास में हम टॉप 60 टॉपिक 60 डे में करने वाले हैं। आज हमारी क्लास का चौथा दिन है। चौथी क्लास हमारी है, फोर्थ क्लास हमारी है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने यूनिट 10 को पहले उठाया, पहले सिलेबस डिस्कस किया, फिर यूनिट 10 को उठाया। यूनिट 10 की ऑलमोस्ट 6 जो रचनाएं हैं वो हमने यहाँ पर 6 रचनाएं कंप्लीट करी। उसमें हमने पहले उन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, उस रचनाकार का जन्म वर्ष और उसी के साथ में वो रचना किस विधा की है, उसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र है, उस रचना पर किस व्यक्ति ने प्रमुख व्यंग्य कहा है या कोई पंक्ति कही है या कोई बात कही है, उसी के साथ में उसके जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो हमने पढ़ी। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज लगाया है या फिर आप में से किसी बच्चे ने पहले यूजीसी नेट का एग्जाम दिया हुआ है, चाहे उसका फिर पीएचडी हुआ हो या नेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ और वो जीआरएफ के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसको अच्छे से पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं या अभी यही पैटर्न चल रहा है। तो लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है हम उस पर पढ़ रहे हैं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना प्यार देने के लिए। अब ये क्लासेस रेगुलर डेली 8 बजे शाम को चलेगी। आप लोग डेली 8 बजे जरूर जुड़ना। और ये सारी पीडीएफ अगर नोट्स के रूप में आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। आप जाकर वहां से ज्वाइन कीजिए या फिर एनजे हिंदी एकेडमी करके भी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज की जो हमारी रचना होने वाली हो, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है ना। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इनका जन्म कब हुआ है, इनका इस रचना का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है। ये स्टार्टिंग के पहले दिन ही मैंने ये चर्चा कर ली है या पहली क्लास में ही मैंने सब कुछ आपको सीक्वेंस से बता दिया। तो अगर आप लोगों ने पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट पे आपको ये क्लासेस मिल जाएगी। बाकी सारे पीवाईक्यूज मैंने सोल्व कराए, तो पीवाईक्यूज वाली क्लास भी आप जरूर देखिए। ठीक है, चलो आज की रचना पर बात करते हैं, आज की क्लास पे बात करते हैं। पहली रचना है हमारी, मतलब आज की पहली रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था, ये आपको पता है। महादेवी वर्मा के बाद हमने इनको रखा था। ठीक है, अब ये जो इन्होंने अपने खुद के जीवन में क्या क्या घटित हुआ, इन्होंने अपने परदादा से लेकर अपनी जनरेशन तक के पूरी जनरेशन के नाम यहाँ पर बताए, यानी पूरी जनरेशन क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, कौन भुआ जी थी कौन नहीं थी, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है। और ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने अगर पीवाईक्यू लगाया तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ सर इस टाइप की चीजें आती है ना। अब इसमें हम पहले तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों के एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण व्यक्त इस रचना में मिलता है ना। ये चीजें आपको देखनी है। इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन यानी कुछ ऐसे रचनाकार जिन्होंने क्या भूलू क्या याद करूं जो आत्मकथा है इसके बारे में कुछ लोगों ने अपने वक्तव्य व्यक्त करे ना, अपनी बातों को रखा है, या इस रचना की बड़ाई या बुराई जो भी उन्होंने कही है वो यहां पर हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किसने ये पंक्ति कही थी। अगर आप लोगों ने पिछले एग्जाम में दी है पीवाईक्यू लगाया तो मुझे लगता है कि मुझे बार बार ये चीजें क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे आते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना। तो धर्मवीर भारती ने क्या कहा था, यह हिंदी के हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया। यानी कि खुद ने अपने आप में ये चीजें कही है। जैसे प्रेमचंद की जीवनी हम पढ़ते हैं, जो उनकी पत्नी ने लिखा है ना, तो उनकी पत्नी बता रही कि उनकी 2 पत्नियां थी, पहली पत्नी का साथ ऐसा हुआ, फिर मैं आई, मेरा भी पहले विवाह हो चुका था, उसके बाद मेरा दूसरा विवाह प्रेमचंद से हुआ। ये सारी चीजें उनकी पत्नी बता रही है यहां पर, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति खुद अपनी आत्मकथा में वो सारी चीजें कि भाई मेरी भी 2 पत्नियां रही हैं, पहली पत्नी मर चुकी थी, फिर दूसरी पत्नी आई, मैं अपनी पत्नी को प्रेम से ये कहता था, मेरे परदादा ये करते थे, मेरे दादा ये करते थे, मेरे पिताजी ये करते थे, मैंने वहां से, मतलब उन्होंने सारी चीजें अपनी यहां पर इस रचना में बताई है। तो उसी पर धर्मवीर भारती ये कहते कि हिंदी के हजारों वर्ष के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया, है ना। ये बात किसने कही, धर्मवीर भारती ने। किसके बारे में कही, क्या भूलूं क्या याद रखूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के बारे में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, फिर अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना के बारे में अपना वक्तव्य व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने कहा है
कि इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके सारे समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। यानी कि खाली उनका परिवार या उनका बचपन या उनकी जो जीवन है वो नहीं व्यक्त किया इन्होंने, बल्कि जो समय का काल था, काल का मतलब होता है समय का समय, यानी जो काल परिस्थिति उस समय की थी, उन सब को उन्होंने अपने इस रचना में बताने का प्रयास किया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर डॉक्टर शिवमंगल सी सुमन ने इनके बारे में कहा कि ऐसी अभिव्यक्ति नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। यानी कि पाथेय का मतलब है कि भाई हम इसका एक आदर्श रूप बनाएंगे बच्चन जी को, है ना, ये चीजें इन्होंने कही है। फिर आता है नरेंद्र शर्मा, इन्होंने एक छोटी सी लाइन की गई लेकिन बड़ी प्यारी कही है, यह हिंदी की आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। यानी कि जब आत्मकथा लिखने की शुरुआत हुई थी ना, उसकी जो एक चरम यानी एक एक्सट्रीम लेवल है वो बच्चन जी ने लिखा, यानी एक एक्सट्रीम लेवल पे इसको ले जाने का प्रयास किया। जैसे हम उपन्यास का एक्सट्रीम लेवल कैसे कहते हैं, प्रेमचंद को, कि प्रेमचंद उपन्यासकार थे और प्रेमचंद ने उपन्यास को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए थे। उसी प्रकार से अगर हम आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा में ये जो साहित्य है ये बच्चन जी का एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चरम पर है ना, ये नरेंद्र शर्मा ने कहा। तो ये चार व्यक्तियों ने इस आत्मकथा के बारे में कुछ अपने वक्तव्य व्यक्त किए जिनको आपको याद रखना है, और ये चीजें एग्जामों में आती है मेरे भाइयों, ठीक है। अब हम इसका कुछ सारांश थोड़ा सा देख लेते हैं, आत्मकथा में क्या कहा है क्या नहीं कहा है, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि हाँ इसमें क्या बताया जा रहा है और क्या नहीं बताया जा रहा है। जब ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लोगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे, थोड़ा सा समझ लोगे, तो इससे क्या होगा कि एक आपके दिमाग में आइडिया या एक तरीके से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको करना चाहिए। चलो, बच्चन ने आत्मकथा के तीसरे भाग का नाम जीवन की अपाधापी में निर्धारित किया है, जो बसेरे से दूर नाम से प्रकाशित हुआ। याद रखना, उनकी आत्मकथा का तीसरा भाग, यानी उनकी आत्मकथा का जो तीसरा भाग है वो बसेरे से दूर, किससे, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। बसेरे से दूर का मतलब होता है जीवन की आफत आई, यानी ये जो जिस समाज में हम रह रहे हो, समाज से थोड़ा दूर रहकर व्यक्ति जब अपने बारे में काम करता है, अपने लिए काम करता है, तो ये होता है बसेरे से दूर। जैसे अभी कोई स्टूडेंट बिल्कुल एकदम कमरे में बंद होकर पूरे समाज में, क्योंकि अभी शादी ब्याह का सीजन चलने वाला है, लेकिन समझो उसका एग्जाम है, तो वो एग्जाम जीआरएफ क्लियर करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठेगा, तो बसेरे से दूर वो चीजें करेगा, है ना। तो ये जीवन की आपाताई से बिल्कुल अलग दूर की बात कर रहे हैं। अपने तीसरे अध्याय में उन्होंने इसका जिक्र किया है ना, तीसरे भाग में इसका जिक्र किया। क्या भूलू क्या याद करूं मैं, हरिवंश राय बच्चन ने अपने परदादा के समय से, परदादा क्या होता है, यानी उनके जो दादाजी थे, दादाजी के भी पिताजी, दादाजी के भी क्या पिताजी, वहां से स्टार्ट किया है। समय से बात आरंभ करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के चित्र प्रस्तुत करते हुए अपनी कथा तक आते हैं। इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। पूर्वार्ध का मतलब होता है उनके जीवन से पहले, यानी जब उनका भी जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का भी चित्रण इन्होंने बताया हुआ है। बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। वे करकाल और अपनी पत्नी चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं ना, तो अपनी प्रथम पत्नी श्यामा से अपने प्रेम का अंकुरण भी दिखाते हैं। बच्चन की आत्मकथा से उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों की सरगर्मी का आभास होता रहता है ना, यानी जब इनकी ये पढ़ते हैं तो, क्योंकि सीधी सी बात है, बच्चन साहब ने ये रचना आज़ादी के लगभग हम आज़ाद हो रहे थे, आज़ाद चल रहा था उस समय की बात है, तो ये उस समय की भी हमें स्वतंत्रता की कुछ इनके इसमें देखने को मिलता है। श्यामा से विवाह और उनकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते, ये सारी बात इन्होंने कही है। अब हम इस बच्चन साहब की जो पूरी ये आत्मकथा है, इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सीधे एग्जाम में आते हैं, चाहे आप एमपी सेट दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, या आप किसी स्टेट का वर्ग 1 2 3 जो भी दे रहे हो, तो वो हम यानी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में अगर दे रहे हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है बच्चन साहब के लिए ना, एकदम फैक्चुअल चीज़ है। गाँव का उल्लेख आया इसमें, तो गाँव उनका कौन था, अमोड़ा, ठीक है, बाबू पट्टी जिसे हम कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले अमोड़ा गांव का जिक्र करते हैं। किसका, अमोड़ा गांव का। ये क्वेश्चन मेरे भाई डायरेक्ट बनते हैं, मैं एग्जाम में आपको बता रहा हूँ ना, जब आपका एग्जाम का पेपर हो जाएगा और उस दिन शाम को जब मैं आपको रात को लाइव मिलूंगा और मैं पेपर के साथ आपको बताऊंगा कि देखो भाई ये क्वेश्चन आए थे और ये इतने सारे क्वेश्चन आए, तो फिर आपको पता चलेगा अरे सर उस दिन आपकी बात मान ली होती तो शायद आज हम जीआरएफ लेके बैठते। तो मैं कह रहा हूँ
अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो और पूरी तरीके से लग जाओ अब, है ना। बच्चन केथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते हैं, ये भी कई बार एग्जामों में आया हुआ है। अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत देते हैं। अकबर प्रदत्त हुक्के का क्या दृष्टांत है, यानी अकबर ने एक बार एक व्यक्ति को अपना हुक्का भेंट स्वरूप दिया, तो उसने उसके जन्म जात तक यानी उस हुक्के का हर एक पार्ट जब टूट गया तो उसको बदल दिया, लेकिन वो हुक्का नहीं बदला उन्होंने ना, हर चीज बदल दी लेकिन वो हुक्का नहीं बदला, तो उसका भी एक उन्होंने जिक्र यहां पर किया है। बच्चन के दादाजी ललितपुर जेल में दरोगा थे, याद रखना दादाजी थे उनके ललितपुर जेल में। वही बच्चन के पिताजी का जन्म हुआ कहाँ हुआ, जब उनके दादाजी ललितपुर जेल में थे, वहीं उनके बच्चन के जो पिताजी थे, बच्चन साहब के पिताजी थे, वहाँ उनका जन्म हुआ। बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने कैम्ब्रिज गए थे, याद रखना 44 वर्ष की उम्र में, जहाँ इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, बिखर जाता है ना, उस समय वो उन्होंने सोचा कि चलो अब कैम्ब्रिज चलते हैं, पीएचडी करते हैं ना, कुछ तूफानी करते हैं। वो सुना होगा ना, कोई सा एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं ना, तो बच्चन साहब ने कहा चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। बच्चन ने पाइनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट काम भी किया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जाती है कौन से अखबार में उन्होंने बतौर गश्ती एजेंट काम किया था, तो पाइनियर। बच्चन छठी संतान थे, यानी उनके पिताजी की छठी संतान थे, इससे पहले 5 पुत्र और थे बच्चन साहब के। बच्चन को लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों उनकी माँ ने 5 पैसे में बेच दिया था। बच्चन का बचपन मोहल्ला चक में बीता था ना, मोहल्ला चक वाला घर सड़क में आ जाने पर वे कटघर में बस गए थे। बच्चन का पहला विवाह श्यामा से हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, श्यामा का जिक्र काफ़ी इसमें आता है, तो याद रखना कि बच्चन साहब का पहला विवाह श्यामा से हुआ था। बच्चन साहब श्यामा को क्या प्यार से क्या कहते थे, जॉय, और श्यामा बच्चन को क्या कहते हैं, सफरिंग कहकर पुकारती थी ना। मतलब देखो उस समय भी प्यार चलता था, यानी ये 1950 के समथिंग की बात है। उस समय भी आप सोचो कि यार इनके बीच में क्या प्यार होगा, है ना। उस समय वो प्यार से अपनी पत्नी को जोई कहते थे, श्यामा को, है ना, और बच्चन साहब उनकी पत्नी बच्चन साहब को शफरिंग कह कर कहती थी। मतलब आज जो हम कहते हैं ना बेटू फलाना दिखाना, जो भी कहते हैं हमारे आज के जनरेशन, वो उस समय भी चलता था, यानी प्यार उस समय भी व्यक्त किया जा रहा था इस प्रकार की चीज़ों से। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं। बच्चन अपनी पहली कविता जीवनवादी कहते हैं, यानी वो कहता है कि मेरी जो पहली कविता रही थी वो जीवनवादी रही थी। अब इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं, जो फैक्ट मैंने बताए वो फैक्ट रट लेना। अगर आप वर्ग 1 की तैयारी एमपी की वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, रट लो फैक्ट। रटने का मतलब उनको अच्छे से ध्यान रख लो ना, क्योंकि चीज़ें आती है इस तरीके से आती है ना। चलो अब 1 बाय 1 करके सारे पात्रों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि सर आप जो इतने डीप में और इस तरीके से चीज़ें बता रहे हो, मैं आपको कह दूँ भाई ये इतना डीप भी नहीं बता रहा हूँ मैं ना, ये यूट्यूब की क्लासेस है और काफ़ी हद तक मैं ये कंप्रेस करके चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मतलब जितना बहुत क्रीम कंटेंट है वही मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। ज़्यादा डीप पढ़ना है तो आप देखो, थोड़ा सा हर चीज़ को मैं बहुत डीप में पेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ, लेकिन इतनी मतलब यूट्यूब पे कमेंट मैंने देखा था कि सर ये भी हमें ज़्यादा डीप लग रहा। इतना डीप नहीं भाई, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, किसी रचना का पात्रों को देखना पड़ेगा, उसकी प्रमुख पंक्तियों को देखना पड़ेगा अगर वो रचना नहीं पढ़ रहे हो आप तो, और उस में क्या इंपॉर्टेंट रहा ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया हो तो मुझे लगता है जो एग्जाम दिए हुए बच्चे बैठे ना उनको बखूबी पता है कि सर आप बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो, यही एग्जाम में आता है ना। तो एक बार कमेंट जरूर करना आप लोग कमेंट बॉक्स में, और अगर न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका ये जो सब्सक्राइब करने का प्यार है यही हमारे पास तक पहुंचता है। सबसे पहले आते हैं मिट्ठू लाल। नायब कोतवाल मिट्ठू लाल लाल बच्चन के पिताजी परदादा थे। मिट्ठू लाल कौन थे, बच्चन के परदादा थे। उन्होंने ही उनका कई खंडों का विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था, जो गरीबी के समय थोड़ा थोड़ा करके बिकता रहा। यानी कि जब मिट्ठू लाल ने नायब कोतवाल थे उस समय, वो है ना, वो परदादा थे बच्चन साहब के भी। जो अभी अमिताभ बच्चन है उनके तो पता नहीं क्या लगते होंगे, लेकिन वो हरिवंश राय बच्चन के परदादा थे, है ना, परदादा, यानी उनके दादाजी के भी पिताजी, है ना, परदादा, दादा परदादा उनके भी ये थे ना। राधा, मिट्ठू लाल की बहन राधा अपने घर छोड़कर, ये मिट्ठू लाल की बहन यानी उनकी परदादा की बहन है, घर छोड़कर मिट्ठू लाल के यहाँ रहने गई थी। उनकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक वह इसी परिवार के साथ रही, मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक। तो भाई उसके बाद कहाँ गई ये आगे मैं बताऊंगा कि ये कहाँ गई थी, लेकिन अभी याद रखो कि राधा जो है अपनी मृत्यु के पूर्व तक वो उसी परिवार में रही, यानी वो अपना घर बार छोड़ के आ गई थी अपने पति वगैरह को। भोलानाथ, मिट्ठू लाल के पुत्र
यानी कि बच्चन साहब के दादाजी। भोलानाथ संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लंबे समय तक ललितपुर में जेल दरोगा रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस इलाहाबाद आ गए। ये कौन है? भोलानाथ बच्चन साहब के दादाजी है, याद रखना, कभी डायरेक्ट पूछ ले तो याद रहेगा ना। महारानी राधा की पुत्री है। महारानी भी अपने पति का घर त्याग कर अंतिम समय में परिवार झगड़े के कारण वह घर में चली गई और कसम खाई कि लौट कर दोहरी पर पाँव नहीं रखेगी। राधा भी इसके साथ चली जाती है और वही उसकी मृत्यु हो जाती है। महारानी बाद में किसी कार्यक्रम में आती है तो दोहरी के बाहर ही रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चन साहब के परदादा की बहन थी वो मृत्यु कुछ समय पहले तक तो वहां रहती, लेकिन जब उनकी भी बेटी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस वहां आ जाती तो कुछ परिवार में थोड़ा बहुत जो वाद विवाद होता उसके कारण उनकी बेटी, राधा की बेटी महारानी, अपनी माँ को भी, राधा को भी लेकर दूसरी जगह रहने चली जाती है, यानी दोनों अलग रहती है ना। और ये कसम खाती कि मैं तुम्हारे घर की दहली नहीं चढ़ूंगा। तो मृत्यु उनकी महारानी के साथ हुई, राधा की, है ना, ये याद रखना। बुद्धि कौन है? महारानी की पुत्री। अब याद रखना, देखो एक तरफ यहाँ पर दो चीजें चल रही है। एक तो जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग की भी पीढ़ी यहाँ बताई जा रही है। देखो बच्चन साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, वो अपने परदादा से स्टार्ट करते तो परदादा से अपने उनके जो लड़के हैं यानी जो पुरुष लोग हैं उनकी भी पीढ़ी बता रहा है कि इसके बाद कौन बेटा है, और जो उनकी बेटी थी उनकी बेटी की भी पीढ़ी बताया जा रहा है कि भाई इसकी बेटी कौन रही है ना। तो बुद्धि कौन है? महारानी की पुत्री राधा, उसकी बेटी महारानी, महारानी की बेटी बुद्धि, है ना। ये उनके परदादा की पीढ़ी का मतलब उनकी लड़कियों का चल रहा है ना। और इधर वो उन्होंने अपने मतलब परदादा ने अपने बेटे की बताई और अब उनका बेटा आगे बताएगा। तुलसी कौन है? भोलानाथ की पुत्री। तुलसी जो है भोलानाथ की पुत्री यानी उनके दादाजी की बहन, सॉरी लड़की, उनके पिता की बहन। प्रताप नारायण भोलानाथ के पुत्र व बच्चन के पिताजी थे। प्रताप नारायण यानी हरिवंश राय बच्चन के पिताजी का नाम क्या था? प्रताप नारायण। उनके दादाजी का क्या नाम था? भोलानाथ। और उनके परदादा का क्या नाम था? मिट्ठू लाल। ठीक है। फिर आता सुरवती यानी सरस्वती, बच्चन की माँ। बच्चन की माँ थी माँ बड़े परिवार की थी और शिक्षित थी। बच्चन पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा, है ना। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर आता मंगल पंडित। मंगल पंडित बच्चन परिवार के सरहृदय थे और गाढ़े व्यक्त में साथ खड़े रहते थे ना। सुंदर मंगल की पत्नी थी। सुंदर कौन थी? मंगल की पत्नी थी। करकल मंगल का पुत्र करकल बच्चन का अभिन्न मित्र था। करकल बच्चन का क्या था? मित्र था। उनका विवाह चंपा से हुआ। उसकी मृत्यु बारिश में भीगने के कारण असमय हो गई थी, यानी समय से पहले हो गई थी। चंपा, करकल की पत्नी चंपा एवं बच्चन ने करकल के मृत्यु उपरांत प्रेम संबंध उपजता है। वह गर्भवती हो जाती है तो सुंदर को लेकर, किसको लेकर? सुंदर को लेकर बद्रीनाथ चली जाती है। सुंदर को लेकर। सुंदर कौन है? मंगल की पत्नी है। मंगल की पत्नी है सुंदर, यानी कि इसकी सास, चंपा की क्या है? सास लगती है सुंदर। तो जब इनके दोनों के बीच में प्रेम संबंध चलता है, किसके? बच्चन के साथ बच्चन साहब के साथ और करकल के साथ, करकल की पत्नी के साथ, चंपा के साथ, तो ये फिर वहां से बद्रीनाथ चली जाती है अपनी सास को लेकर और वहां कड़ी यातनाएं झेलती है। इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखना, कोई व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए इतना कि अपनी काली करतूतों को भी अपनी आत्मकथा में लिख दे ना। ये चीजें एक साहस वाली बात है। ठीक है। फिर आता है श्यामा, बच्चन की पहली पत्नी थी। श्यामा समूद परिवार की पुत्री थी जिसका विवाह बच्चन के जानकार ने करवाया था। श्यामा के स्वभाव ने बच्चन के निराश जीवन को पुनः प्रेम से भर दिया। श्यामा को क्षय रोग हो गया था और वह कई वर्षों तक यातना भोगती रही। बच्चन को भी क्षय रोग होता तो वह उनकी बड़ी सेवा करती। जिस दिन बच्चन स्वस्थ होते उस दिन वह खाट पकड़ लेती है और पुनः स्वस्थ नहीं होती है। ये याद रखना। श्यामा उनकी पहली पत्नी थी और क्षय रोग से मर गई थी। ये क्षय रोग का याद रखना किससे मरी थी? शालिग्राम, बच्चन के छोटे भाई, याद रखना। सेल कुमारी बच्चन की बहन है। विश्वनाथ प्रसाद बच्चन के अंग्रेजी ट्यूटर है, यानी अंग्रेजी सिखाने वाले व्यक्ति है विश्वनाथ प्रसाद। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये याद रखना है आपको। अन्य पात्र कौन है इसमें? मेघहीनिया, लक्ष्मीनिया, मनसा, गणेश प्रसाद, रामचरण शुक्ल, श्री कृष्ण, प्रकोशो, महेश, मुक्त, राजनाथ पांडे, ये सब इसका आत्मकथा में बाकी पात्र है। अब ये तो हो गई पात्रों की बात, इसके कुछ प्रमुख फैक्ट हमने देख लिए और इस रचना के बारे में किसने क्या वक्तव्य कहा ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है? इस रचना से वो इम्पोर्टेंट, देखो पूरी रचना की पूरी पंक्तियां तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां मैंने यहाँ दी हुई है और उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कम से कम ये पंक्तियां तो नहीं भूलना है आप लोगों को। ठीक है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं?
ठीक है। प्रमुख उदाहरण में हम देखते हैं, आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता है। ये पंक्ति देकर आपसे पूछा जा सकता है कि पंक्ति किस रचना की, तो आपको बताना क्या भूलू क्या याद करोगी है। जहां जनता जहां जनता जातियों में बटी हो, वहां पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, अपने गुण और दूसरों के द्वेष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। ये बात भी बच्चन साहब ने अपनी आत्मकथा में कही है। जातिगत आलोचना, प्रत्यालोचनाएं जहां पारस्परिक संघर्ष सिद्ध हो करती है, वहाँ पारस्परिक संयोग भी सूचित करती है ना। ये बात भी कहाँ पर है, क्या भूलू क्या याद रखूं कि उसमें है। अभी मैंने जो हुक्का वाला कहानी आपको बताई थी ना ऊपर की, बच्चन साहब ने अपने इस आत्मकथा में एक हुक्का का जिक्र भी किया है। वो हुक्का वाली कहानी ये यहाँ पर दी रखी है। कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी उसकी, किसकी, हुक्के की। बादशाह सलामती की भेंट थी। किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया, फिर कभी निगाली टूट गई तो दूसरी निगाली लगवा दी। इसी तरह नेचा भी किसी समय बदला और फर्श भी किसी समय टूटी तो दूसरी हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में यह प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था उसका अब कोई अंश उसमें बाकी ना रह गया। स्थूल वस्तुएं ही नहीं, शायद संस्कृति भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रखती है। याद रखना, ये बात उन्होंने संस्कृति के एग्जाम्पल को देते हुए बादशाह अकबर के उस हुक्के वाला का एग्जाम्पल दिया था ना। तो ये उन्होंने क्या भूलू के याद रखूँ मैं अपनी ये हुक्के वाली बात कही थी, तो इसको भी याद रखना है आप लोगों को। और ये संस्कृति को समझाने के लिए, इन चीज़ों को समझाने के लिए उन्होंने ये कहा था। फिर आता है मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता की खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। खानदानी चाचाओं, पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। कौन? मनसा की छठी पीढ़ी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आई हुई भी लाइन है ना, पीवाईक्यू में आई हुई लाइन है, इसलिए इसको याद रखना कि ये चीज़ें है। फिर है हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे। अब हुक्का की बात हुई थी तो उनके जो चाचा थे गंसी चाचा भी पीते थे, पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई यह जानते थे और दो चार कस खींच वे अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता जो कहीं पीछे बैठे रहते थे। याद रखना, अपने बड़े भाई के सामने नहीं पीते थे, पीते जरूर थे, ये बात बड़े भाई को भी पता थी, लेकिन सामने। ये चीज़ें मुझे लगता है कि अब तक तो कहीं ना कहीं गांव में अभी भी जिंदा है। यानी कि हमने भी देखा कि लगभग, हाँ अब तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें मिट रही है गांव में भी, लेकिन हाँ मैंने हमारे पिताजी को भी देखा कि पहले एक समय ऐसा था कि हमारे पिताजी भी खाते, मतलब ये जो तंबाकू वगैरह होते हैं ये खाते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई के सामने नहीं खाते थे। मतलब हाँ अब कुछ सालों में वो चीज़ें अलग अलग हो गई तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं शर्म संकोच हो खत्म हो गया, लेकिन जब वो एक साथ रहते थे तो मैंने देखा अपने बचपन में कि वो लोग कभी मांग के या उनके सामने खाते ही नहीं थे, है ना। जो अंकल थे वो मेरे पिताजी के साथ साथ नहीं खाते थे या उनके सामने नहीं खाते थे एक समय तक। मतलब एक समय बाद फिर शायद वो चीज़ें खत्म हो जाती, लेकिन हाँ एक समय तक वो मैंने खुद नहीं देखा है कि वो कहीं छुप के खाते थे, पापा कहीं छुप के खाते थे, उनके सामने नहीं खाते थे, बल्कि उनको भी पता है कि खाते। लेकिन ये चीज़ें चलती थी उस समय ना, तो सोचो 75 साल पहले कितनी चलती होगी ये चीज़ें ना। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई है। वे गांव में लकड़ी है, याद ना, लकड़ी, लड़की नहीं है, लकड़ी है ना, लकड़ी मांगते और शहर में खूंटे गड़ाकर सप्लाई करते थे। एक बार की मुझे याद है, उन्होंने गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रंजक हो ही गए इतने खूंटे, देखो याद रखना, रंजक हो ही गए इतने खूंटे, ये उनकी एक लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है, यानी वो रिजेक्ट हो गए। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटे की दरकरारी थी और कुछ उनसे 19 पड़ते थे। 19 यानी कि कुछ उनसे हल्के पड़ते थे, जो उनकी मांग थी फौज वालों की वो नहीं पूरी हो रही थी उससे, तो 19 बस रिजेक्ट कर दिए गए। और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता था। याद रखना, बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी को काफ़ी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन ही मिलता है जिससे 4 पैसे की आमदनी ना हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। ये चीज़ें मतलब उन्होंने अपने पिताजी की बात कही है ना। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झंझोर कर फेंक देती है। मेरे भाई ये पंक्ति आई हुई थी और ये पूछा गया था कि ये पंक्ति किस रचना की है ना। और मुझे पता है कि जब सिर्फ एक पंक्ति देकर ये पूछा जाए कि ये पंक्ति किस रचना की है,
तो इंसान इतना कंफ्यूज होता है, यानी स्टूडेंट वहाँ इतने कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ सही नहीं कर पाते। इसलिए मेरे भाइयों मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को याद रखो कि ये बच्चन साहब की रचना की है, या क्या बोलूँ, क्या याद रखो कि पंक्ति है ना, क्या कहा था उन्होंने कि जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो उसे झंझोड़ कर फेंक देती है ना। अभी एक लाल पान की बेगम करके एक कहानी, एक रचना और पढ़ेंगे हम, उसमें भी कुछ इस प्रकार की एक लाइन आई, सेम मिलती जुलती नहीं लेकिन इस प्रकार की एक लाइन है। तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे इन दोनों पंक्तियों में, इसलिए यहां क्लियर रखना कि जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो उसको झिंझोड़ कर फेंक देती है ना। अगली पंक्ति क्या आती है इसमें, कल्पना तभी संजीव और सबल होती है जब उसका आधार व्यर्थ हो, है ना। ये चीजें इन्होंने कही। फिर एक सबसे अच्छी बात इन्होंने कही थी, सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। समाज क्या करता है, दुराग्रह करता है। ये बच्चन साहब की पंक्ति, रचना की पंक्ति, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं है, जितना है वह संभव है। ये पंक्ति उनकी है, तो इसको पूरा पढ़ना। अब देखो ये कुछ पंक्ति आप पढ़ सकते हो जिनको मैंने आपको टेलीग्राम पे PDF सेंड कर दिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद भी इनको थोड़ा बहुत देख सकते हो ना। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े जितने उच्च वर्ग के लोग। ये पंक्ति भी बच्चन साहब की है जो याद रखना है। जब एक कलम है वह लाठी के राज को पूरी तरह से कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निस्वार्थकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है, पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, वह सकारात्मक भी है। ये बात बच्चन साहब ने कही थी और ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां बता रहा हूं मैं पूरी पंक्तियां नहीं लाया हूं आपके लिए, वो क्रीम पंक्तियां लाया हूं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी। ये इतनी सी पंक्ति देकर अगर आपसे पूछ ले कि किस रचना की पंक्ति है या किस व्यक्ति की पंक्ति है, तो मुझे बताओ क्या याद रख पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, जितना कंटेंट में दे रहा हूँ ना उसको एकदम घोट लेना, एकदम घोट लेना, उसमें से एक पंक्ति मत छोड़ना, है ना, क्योंकि ये चीज़ें आने वाली है आपके एग्जामों में। बिल्कुल 100% वादे के साथ कह रहा हूँ। तो जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी, ये बच्चन साहब की पंक्ति है। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। बताओ अपनी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो, नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। बच्चन साहब की पहली पत्नी के बारे में जिक्र कर रहे हो। अस्वस्थ रहकर भी वो स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी, यानी वो अपने उनके पति के सामने स्वस्थ नहीं थी लेकिन स्वस्थ होने का एक तरीके से नौटंकी करती है ना, ये चीज़ें उनकी है। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। प्रेम का मूल्य प्रेम अपने प्राणों से प्रसन्नता से सदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो वह निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा। ये पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि क्या भूलू क्या याद रखोगी पंक्ति है। चलो यहाँ होता है हमारे बच्चन साहब की क्या भूलू क्या याद रखोगी आत्मकथा का द एंड। और अब नई रचना आती है आपोदरी, किसकी है, रमणीका गुप्ता की। आपोदरी किसकी है, रमणीका गुप्ता की। याद रखना रमणीका गुप्ता की आपोदरी है ना। मुर्दैया किसकी है, तुलसी राम की है। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। यह रमणीका गुप्ता की आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा किसकी, रमणीका गुप्ता की। मन्नू भंडारी की है एक कहानी है, अभी ये भी एक आत्मकथा है। और ये जो आपोदरी है रमणीका गुप्ता की दलित आत्मकथा, याद रखना है ना। रमणीका गुप्ता कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, समाज मजदूर यूनियन के नेता और नारीवादी कार्यकर्ता थी। आपोदरी का अर्थ है वह स्त्री जो अपने शर्त पर अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती है। आपोदरी का अर्थ कई बार पूछा गया है, ये याद रखना। आपोदरी का अर्थ क्या है, ये एक पंजाबी लैंग्वेज है, मैं आपको बता दूं। ये आपोदरी जो है वो एक पंजाबी लैंग्वेज है और इसका सीधा सा मतलब एक जिद्दी लड़की जो अपनी मर्जी पर अपने शर्त पर जीवन जीती है, वो किसी के बात पर किसी की दबाव पर अपना जीवन नहीं जीती, ये इसका मतलब है ना। और ये कई बार पूछा भी गया है। अब इसका कुछ सारांश मैं आपको बता देता हूं। आपोदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा रमणीका गुप्ता द्वारा सन 2015 में लिखी गई है, जो कि दलित आत्मकथा है। ये आत्मकथा के साथ साथ इसको याद रखना, ये दलित आत्मकथा है ना, दलित आत्मकथा है। एक ये दलित आत्मकथा हमारे यूनिट 10 में जुड़ी हुई है और एक मुर्दैया दलित आत्मकथा जुड़ी है जो तुलसी राम की है ना। और दो आत्मकथा जुड़ी है जो सिर्फ आत्मकथा है, कौन सी, क्या भूलू के याद रखो, हरिवंश राय बच्चन की, और एक कहानी है भी मन्नू भंडारी की। ये दो आत्मकथा और बाकी दो दलित आत्मकथा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सामंती परिवार में जन्मी रमणीका गुप्ता अपने जीवन के हर पन्ने को इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा, उनके साहित्य, याद रखना धनबाद आया है शहर का, याद रखना। समाज सेवा और जाति राजनीतिक संघर्षों को
इस आत्मकथा में सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया है। आपुद्री एक पंजाबी नाम है, मैंने पहले बोला हूं आपको, एक पंजाबी नाम है जिसका अर्थ होता है जिद्दी लड़की। ये पूछा जा सकता है आपुद्री का नाम, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, अलग अलग स्टेट के एग्जामों में, आपके यहाँ भी पूछा जा सकता है। रमणिका बचपन से जिद्दी और क्रांतिकारी रही, समाज में बनी धारणाओं को खारिज कर अपने स्वयं के नियम स्थापित करना चाहती थी। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिलता है जब चुन्नी ओढ़ने को लेकर वह बोलती है। चुन्नी मतलब उसको, चुन्नी होती है ना पंजाब में, एक चुन्नी जो सलवार सूट के ऊपर ओढ़ी जाती है उसको चुन्नी कहते हैं पंजाब में ना। तो कहती है मुझे नहीं चाहिए, अच्छे घर के रिवाज है, मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की, यह सब पुरानी बातें, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बातें, मैं अपने ही रिवाज चलाऊंगी खुद अपने आप में। अब देखो ये पंक्ति देकर अगर आपसे पूछ ले कि ये पंक्ति किस रचना की है, तो आप कैसे बता पाओगे? ये तभी बता पाओगे ना जब इसको 2 4 5 बार रीड करोगे, तभी बता पाओगे। हाँ, रीड करने से मुझे एक चीज याद आया, आपको एक सजेशन में देता हूं मेरे भाइयों, यहां तक अगर आप देख रहे हो तो पीवाईक्यूज को आप एग्जाम तक 2 महीने आपके पास बचे, यानी 60 डे आपके पास बचे, और मुझे लगता है कि आप पीवाईक्यूज को अगर 10 बार भी इन 60 डे में लगा दो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इतना भी लगा सकते हो आप, है ना। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। और खास करके एमपी सेट वालों को तो मैं ये सलाह देता हूं कि आप लोग तो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज को एक तरीके से ना मतलब अगर कोई ऐसी कोई दवा हो या ऐसा कोई मेथड हो जिसमें आप चाय में घोल के पी सकते हो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज को, तो पी लेना, क्योंकि एमपी सेट 90% पेपर, या मैं कहूँ 80% पेपर, कम से कम 80% पेपर पूरा इनके पीवाईक्यूज से बना देता है पूरा। ये मेहनत नहीं करते हमारे एमपीपीएससी वाले। अरे क्यों मेहनत करेंगे भाई, पैसे देके बने हैं ना। ठीक है, चलो। लेखिका बचपन के शोषण के साथ अपने प्रेम तक के सफर को निडर होकर आत्मकथा में स्थान देती है। इसी साहस को कहानी पर मैनेजर पांडे लिखते हैं। इसी साहस को कहानी पर मैनेजर पांडे ही लिखते, याद रखना है। आपुद्री एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाब भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया। यह स्त्री की आत्मकथा, एक स्त्री की आत्मकथा है। इसमें समाज का इतिहास दर्ज है, इसमें विभाजन के समय दर्द दर्ज है। इसमें बिहार के राजनेताओं के चेहरे की असलियत दिखती है। इसमें पारदर्शी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। ये बिहार वो वाला बिहार नहीं है, याद रखना है ना। इसमें बिहार के राजनेताओं का चेहरा का असलियत दिखती है। तो ये आप, ये बिहार प्रदेश की बात हो रही है, ये नहीं है। वो पंजाब में ही एक बिहार करके एक ऐसी जगह है, वो वहाँ के लोगों का या वहाँ के नेताओं का जिक्र करती है ना, याद रखना है। ठीक है। यह आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमणिका जी ने ऐसा जीवन जिया, महसूस किया और उन्होंने लिखा है इसको, है ना। अब इसमें कुछ लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज में वो चीज़ें भी आती है, तो वो मैं आपको अलग से कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ इनके कथन जो आते हैं ना। ये तो ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा खत्म। अब आते हैं हमारी व्यंग कहानियों पर या व्यंग रचनाओं पर। भोलाराम का जीव, भोलाराम का जीव किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग कहानी है। क्या है? एक व्यंग कहानी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इन सब रचनाओं की विधाएं मत भूल जाना ना। ये हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। जितनी कितनी 14 रचनाएं हमारे यहाँ जुड़ी हुई है। 14 रचनाओं में से एक रचना का वो आपसे क्या पूछेगा, किस विधा की रचना है। या तो एक का पूछ ले, या फिर वो अभी जो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने वाले क्वेश्चन वो नया पैटर्न पे देता है, उसमें पूछ ले कि एक तरफ सारे रचनाएं और एक तरफ सारी उनकी विधाएं। तो मेरे भाइयों, गलती से भी एक क्वेश्चन मिस मत करना, मतलब बहुत छोटी चीज है, 14 शब्द याद करना है कि भाई कौन सी रचना कौन सी विधा की है, और उससे आप आंसर सही कर दोगे ना। तो ये एकदम ऐसे क्वेश्चन है जो बने बुनाए दे रही है आपको यूजीसी नेट की। लो भाई पकड़ो, फ्री में पकड़ो, इतना पढ़ लो बस। मतलब एक तरीके से पेपर के पहले पेपर दे रही है आपको, ये मान कर चलो, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। तो ये मत भूलना। भोलाराम का जीव क्या है? एक व्यंग्य कहानी है। किसकी? हरिवंश राय हरिशंकर परसाई जी की है, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है, यानी भ्रष्टाचार पर लिखी गई है। इसके प्रमुख चित्र भोलाराम के रिटायरमेंट 5 साल हो गए। ये जो शब्द है ना कि रिटायर के कितने साल हो गए थे, तो 5 साल हो गए थे, ये याद रखना है ना। भोलाराम को रिटायर होते हुए कितने साल हो गए थे? तो 5 साल हो गए थे।
किंतु अन्य अनंत निवेदन के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिली, क्योंकि उसे रिश्वत नहीं दी है। किसको रिश्वत नहीं दी? बाबू को, जो उसकी पेंशन चालू करता। कहानी इस व्यंग्य के साथ समाप्त होती है कि भोलाराम की मौत के बाद उसकी आत्मा अर्थात उसका जीव जो है वो यमराज के पास न जाकर पेंशन ऑफिस में छिपकर अपने पेंशन का इंतजार करने लगता है। एक बड़ी ही अच्छी रचना है, मतलब एक अच्छी कहानी है, मुझे लगता है आपको सबको पढ़नी चाहिए, जिसमें एक बहुत मजेदार चीज है और बहुत अच्छे तरीके से व्यंग्य किया है हरिशंकर परसाई जी ने ना। तो मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको शॉर्ट में भी बता देता हूँ। पहले ये पात्र देख लो, उस पात्र के बाद हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। प्रमुख पात्र में धर्मराज एक व्यक्ति है, चित्रगुप्त एक व्यक्ति है, यमदूत एक व्यक्ति है, भोलाराम का जीव है, नारद मुनि है, भोलाराम की पत्नी है, भोलाराम की बेटी और चपरासी और साहब है। अब देखो पूरी कहानी मेरे से सुन लो। क्या हुआ था? क्या हुआ कि एक व्यक्ति भोलाराम, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु और उसका रिटायरमेंट के बीच में 5 साल का वक्त था, यानी जब वो रिटायर हुआ और उसकी मृत्यु हुई उसके बीच में कितने साल का वक्त है? 5 साल का। वो 5 साल तक लगातार ऑफिस में जाता था जहाँ पेंशन चालू की जाती थी, और उनको कहता था कि भाई पेंशन चालू कर दो, पेंशन चालू कर दो। तो वो लोग कहते थे भाई देखो वजन रखना पड़ेगा ना, इस पे वजन रखना पड़ेगा, और भोलाराम वजन नहीं रखता। वजन यानी वजन, हाँ समझ गए ना, ठीक है। तो वजन नहीं रखता था, वजन नहीं रखता था, तो क्या हुआ कि भाई 5 साल तक पेंशन चालू नहीं की। एक दिन क्या हुआ कि यमराज ने कहा कि बेटा जाओ, यमदूतों को कि लेके आओ। किसको लेके आओ? तो बोले कि भोलाराम के जीव को लेके आओ। अब ये लेके भी गए। क्या हुआ कि बीच में जाकर यमदूतों को चकमा देकर भोलाराम का जीव भग गया वहां से। अब भग गया भाई, ये यमदूत वहां गए, यमराज को कहा कि अरे साहब वो तो भग गया। उन्होंने कहा ढूंढो, तो इन्होंने इधर उधर उसके घर पे पता नहीं कहाँ कहाँ जो जहाँ ढूंढना था सब दूर ढूंढा। धर्मराज ने कहा कि भाई क्या तुम लोग, मतलब उन्होंने फिर चिल्ला के कहा, एक शब्द भी आएगा कि तुम बूढ़े हो गए हो ये काम करते करते, अभी तक तुमसे एक छोटा सा जीव नहीं संभला, ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये उनका एक प्रोसेस था, वो उनकी डांट फटक भी हमारे इस प्रमुख उद्धरण में आएगी, वो हम देखेंगे ना। तो फिर वो किसको बोले कि नारद को बुलाया जाए। नारद मुनि आए, बोले कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई। नारद ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ धरती पे। नारद मुनि आए, उनकी पत्नी से मिले, पत्नी से बात की। पत्नी ने कहा कि साहब ऐसा हुआ था कि 5 साल से हमको पेंशन नहीं मिल रही थी उनको, तो पेंशन के लिए बड़े परेशान थे। वो पेंशन ऑफिस गए, साहब से बात करी, तो साहब ने फिर कहा कि भाई भजन धरो, भजन। तब वो आए थे नारद मुनि ऊपर से आए थे, तो उन्होंने कहा भाई भजन क्या होता है? बोले पैसे रखो, पैसे नहीं रखोगे तो कहाँ से पेंशन चालू होगी। तो ये सारी किस्सा एक इस रचना का है। फिर उसके बाद वो जब नारद मुनि ने उसको पुकारा, तो उनकी जो फाइल थी भोलाराम के, जो वहाँ से वो जीव बोला कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ। फिर उनसे बात करी और उसको ले गए, समझा समझा गई। तो ये पूरी एक व्यंग्य कहानी है जो कि आपको मजा आएगा अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो चलो इसके प्रमुख उदाहरण हम देखते हैं जो कि हमारे काम के। प्रमुख पात्रों को याद रखना मेरे भाइयों ना, ये पात्र मत भूल जाना। अगर मैंने इसको आपको सब एक जगह इकट्ठा दे दिया है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। पढ़ाई करो, कोई इधर उधर से पैसे खर्च की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और इसके साथ ऑनलाइन टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। सारे पीवाईक्यूज मैंने सोल्व करा दिए इसी चैनल पे, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराऊंगा क्लासेस के मुकाबले, जो मैराथन क्लासेस हमारी चलेगी एंड में दिसंबर में, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो फिर टेंशन किस बात की है, अच्छे से पढ़ो। चलो, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक के निवास पर अलॉट करते थे। किसका काम था? धर्मराज का कर रहे थे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, कैसा नहीं हुआ था कि महाराज रिटायर, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी, यमदूत के साथ वह लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर वह अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है ना। ये पहली बार उनके साथ हुआ था। किनके साथ? ये उनकी बात चल रही है, जो काले सिंह वाले बाबा आते ना, उस पर बैठ के, किस पे, अरे भैंसे पे बैठ के, तो उनकी बात चल रही है ना। तो धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्खो, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं है। मेरे इन अभ्यास रत हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। यानी कि देखो ये किसकी बात हो रही है? पोस्टल ऑफिस वाला, कि भाई रेलवे से कोई व्यक्ति डॉग पहुंचा रहा है, रास्ते में किसी और ने निकाल दिया ना। होजरी के पार्सलों को मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं।
मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं, जो मतलब ये सोचो कि उस समय, आज से इतने साल पहले, 50 साल पहले, या जो भी रचना थी, मतलब इतने साल पहले ये चीज सोचना, 50 साल तो नहीं लेकिन क्या भोलाराम का जीव, ठीक है, हाँ, मतलब आज से 10-15 साल पहले की जो बात है, उसमें ये चीज़ें बताना कि जो कोई की सरकार बनी, उसके नेताओं को, उसके विधायकों को, उसके सांसदों को उठाया, इन लोगों ने एक जगह ले गए, खरीदा और अपनी सरकार बना ली, जो एमपी में हुआ था कुछ सालों पहले, है ना, शिवराज सिंह जी ने किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब एक तरीके से पहले ही रचनाओं में व्यंग्य के रूप में कही गई है। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा लिया, है ना। ये चीज़ें इसमें वो अनुमान लगा रहे। धर्मराज ने कहा, यह समस्या तो कभी भी हल हो गई मुनिवर, नर्क में पिछले सालों बड़े गुणी कारीगर आ गए, कई इमारतों के ठेकेदार है, उन्होंने पूरी पैसे देकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर भी आए जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। और सीयर है, उन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा उड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं, उन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। इसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा दे के भाग गया। ये चीज़ें उनकी चल रही है ना, तो ये पंक्तियाँ मैंने दे रखी, देखो भाई, ये पंक्तियाँ आएगी तो आप बता पाओगे ना। तो इसके बाद सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूखमरा था। मतलब चित्रगुप्त कह रहे भाई, जब किसी इंसान के पास पैसे ही नहीं है तो इनकम टैक्स कहाँ से भरेगा ना। तो ये चीज़ें उनके बीच में चल रही, बड़ी व्यंग्यात्मक कहानी। क्या बताऊँ, गरीब की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर वह हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके लगने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। ये उनकी पत्नी किसको कह रही है? नारद जी को कह रही है ना, ये उनकी पत्नी की लाइन है, याद रखना। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने कहा, ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। वजन नहीं रखा था नहीं, पैसे नहीं दिए तो उड़ गई का मतलब भाई खो गई होगी, नहीं देखी हमने। एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे साधे साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिए और तभी काम हो जाएगा। ये नारद को चपरासी कह रहा है ना। साहब बोले, आप है वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। ये बात कौन कह रहा है? साहब कह रहा है। किससे कह रहा है? नारद से कह रहा है। ये पंक्ति भी पूछी जाती है कि ये किसने किससे कहा था, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है ना। तो ये पंक्तियों देकर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये चीज़ें भी आती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। चलो आगे। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा, आपकी भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। बताओ, साहब नारद मुनि को कह रहा है कि भाई देख, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी वीणा वीणा दे दो, काम निपटाओ। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे अब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, देखो सीधी सी बात है, उस समय पैसे नहीं होते थे। उस समय क्या होता था कि एक काम करो भाई, तुम्हारी गाय अच्छी दूध देती है, तो जो बड़े बड़े अफसर लोग, मतलब जो किसान लोग और ये लोग, जब पहले कर टैक्स नहीं दे पाते थे या कर नहीं दे पाते तो उस समय वसूला जाता था, या कुछ और चीज़ें होती थी। तो क्या होता था कि अरे
तुम्हारी गाय अच्छी है, गाय ले जाते हैं, हमारे यहाँ दूध खाएंगे। तो आप कहोगे सर पहले अफसर लोग दूध खाते थे। हाँ पहले खाते थे, मतलब भैंस वगैरह वो रखते होंगे या उनके सरकारी उसमें रखते हैं, या उनके, क्योंकि वो भी एक अफसर बना तो उसका गाँव होगा वहाँ पहुँचाते होंगे। अब ये काम कौन करता है? बैंक वाला। अगर किसी ने लोन नहीं चुकाया, EMI नहीं चुकाई, तो वो क्या करते? तुमने गाड़ी का लोन लिया, गाड़ी उठा कर ले जाएंगे। तुमने मोबाइल का लोन लिया, मोबाइल तो के ले जाएंगे, है ना। अच्छा है भाई आदमियों के ऊपर लोन नहीं मिलता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं तो पता चले कि भाई किसी ने मतलब किसी के ऊपर लोन लिया और उठा के ले गया, तो भाई वो टेंशन में कि अब साला दूसरी शादी करनी पड़ेगी। या फिर अगर इंसानों के ऊपर लोन मिलता तो कोई अपने माता पिता के ऊपर लोन ले लेता, वो उठा के ले गया, वो टेंशन, फिर अरे भाई चले गए। तो ये चीज़ें होती है ना, ये एक व्यंग्यात्मक बात चल रही तो मैं बता रहा हूँ ना। तो साहब फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है? मुझे पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? साहब डकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गई। बोले, भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, तुम्हें नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। ये पूरी एक कहानी है, बड़ी अच्छी व्यंग्य कहानी है, जो उस समय के व्यंग्यात्मक चीज़ों में कही गई है। तो इसमें यह भी याद रखना है आपको कि किस व्यक्ति के बारे में, मतलब किस किस के बीच में बातें हो रही, तो किसने किससे कहा, ये सब चीज़ें आई हुई है मेरे भाइयों, है ना। तो जो आई हुई चीज़ें हैं या जो आने की पूरी संभावना है, वो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आता है जामुन का पेड़। ये भी एक व्यंग्यात्मक कहानी। जामुन का पेड़ भी बड़ी प्यारी कहानी है, एक व्यक्ति के ऊपर मतलब ये तो इतनी प्यारी कहानी है कि चलो ये तो भोलाराम का जीव तो ठीक है कि भाई मतलब उसके पेंशन वेंशन चालू नहीं करे तो उस पर बात है। ये इतनी बड़ी कहानी है कि एक इंसान के ऊपर एक जामुन का पेड़ गिर जाता, तो वहाँ के जो सरकारी कार्यालय में गिरता है वो, तो कहता है कि साहब इसको हटाओ, तो बोले नहीं हटा सकते। क्यों? तो बोले कि साहब ये हमारा काम नहीं है। तो वो एग्रीकल्चर वाले के पास जाते, वो उद्यान वाले के पास जाते, वो सब मना कर देते, मतलब एक ऑलमोस्ट वो व्यक्ति वहाँ पढ़ा पढ़ा वो शायर भी था, तो वो वहाँ शायरी करता, तो वो ये शायरी वायरी और सब चीज़ें इसमें आती है। ये हम इसको पढ़ते हैं ना, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का व्यंग्य कहानी है। कृष्णचंद्र हिंदी और उर्दू भाषा के रचनाकार है। कृष्णचंद्र एक का आरंभ लेखन उर्दू में, आज़ादी के बाद हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य की शैली में लिखी हुई कहानी है, हास्य व्यंग्य की शैली में लिखी हुई। इस कहानी में सरकारी जीवन शैली और लाल फीताशाही की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था का पर करारा व्यंग्य किया गया, जहां इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई। यानी इंसान का जीवन बचाने से ज़्यादा यहाँ व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। इसको भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। ये वाणिज्य विभाग का एक अफसर यानी एक अधिकारी कह रहा है कि भाई ये हमारे अंदर नहीं आता है, कृषि विभाग के अंदर आता है। तो ये पेड़ जो है ये वही काट के इसको इस व्यक्ति को बचा सकते हैं, अब इस व्यक्ति को हटा सकते हैं यहाँ से, या पेड़ को हटा के बाद उस व्यक्ति को यहाँ से निकाला जा सकता है। तो ये काम तो तभी किया जा सकता है ना। फिर हम इस मामले में हार्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है। कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसला करने पर हक रखता है। जामुन के पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हार्टिकल्चर विभाग के अधिकारी के क्षेत्र में। अब यानी ये कृषि विभाग का अधिकारी कह रहा है उसको कि भाई ये हमारे अंडर में नहीं आता। अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी के बीच में से यानी धड़ की जगह पर काट दिया जाए तो आधा आदमी इधर से निकाल लिया जाएगा और आधा आदमी इधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा। ये बात चपरासी कह रहा है, ठीक है, क्योंकि उस जिस विभाग में वो गया था काम के लिए और उसके ऊपर जो पेड़ गिरा था, तो उस विभाग का चपरासी कह रहा है कि अरे काम करो, ये पेड़ नहीं हटा सकते, इस आदमी को काट कर निकाल लो, है ना। तो इस आदमी की प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? ये एक डॉक्टर कह रहा है। यानी कि वो डॉक्टर से पूछ रहे कि डॉक्टर साहब इसको काट कर निकाले तो क्या हो जाएगा क्या? तो बोले बिल्कुल हो जाएगा ऑपरेशन, लेकिन आदमी मर सकता है। मतलब ऑपरेशन तो कर देंगे, मतलब इंसान को तो जोड़ देंगे, लेकिन वो मर जाएगा। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये वो आदमी जो पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, उस पेड़ के नीचे दबा हुआ है, वो कहता है एक शायरी की, हमने माना कि तगाफुल करोगे लेकिन खाक हो। तगाफुल यानी तुम हटाओगे इस चीज़ों को, लेकिन खाक हो जाएंगे तुम्हारे इस चीज़ों को करते करते ना। जब तक ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो
कि सब कमेटी ने फैसला लिया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल को ताल्लुकात ना तो कृषि विभाग से और ना ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वो जल्द इस मामले में फैसला करे और बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलाए। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। अब याद रखना, मुझे एक बात बताओ, जो अभी मैं भोलाराम का जीव आपको व्यंग्य कहानी पढ़ा के आया हूँ, और जो अभी हमने जामुन का पेड़ पढ़ी है, अगर मैं एग्जाम पेपर में या टेस्ट पेपर में इस पंक्ति को सीधा सिर्फ इतना लिख के दे दूं कि उसकी जिंदगी के फाइल मुकम्मल हो चुकी है, जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी है, और नीचे ऑप्शन दे दूं कि निम्नलिखित पंक्ति किस रचना की है, जामुन के पेड़ या भोलाराम का जीव, और एक दो रचनाओं का और नाम दे दूं, दो रचनाओं का, तो मुझे पता है 90% लोग भोलाराम के जीव पे टिक लगा देंगे, क्योंकि जामुन के पेड़ में से फाइल का कोई जिक्र ऐसा खास आता नहीं इस तरीके से ना। तो आप लोग, मुझे पता है कि इसमें वही काम करोगे, वही चीज़ें करोगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें जो है, ये मेरे भाइयों ध्यान रखना है कि ये किसकी है, जामुन के पेड़ की पंक्ति है कि उसकी ज़िंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और अच्छे से फैक्ट में यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, जो कि याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, जो कि इसमें टाइप किए हुए लिए नहीं है, लेकिन हाँ जो आपको याद तो रखने ही चाहिए, ये आपको मैं कह रहा हूँ, इसलिए कुछ फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ना। अ, मेरे खुद के नोट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से मुझे लगता है कि देखना चाहिए। चलो इनको मैं एक काम करता हूँ, इनको टाइप करा के ही आपको सेंड कर दूंगा, ये सारी चीज़ें, जो कुछ एक आध फैक्ट और है भोलाराम का जीव और जामुन के पेड़ से, जो आपको याद रखना चाहिए, यानी वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, जो मैं आपको सेंड कर दूंगा ना। चलो यहाँ तक हमारी टोटल 10 रचनाएं हो गई यूनिट 10 से, बाकी 4 रचनाएं और बची, एक क्लासेस और रहेगी, यानी ऑलमोस्ट 5 क्लास में यूनिट 10 हम खत्म कर चुके होंगे, और इसके बाद अब हमारी अगली यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि इससे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप न्यू व्यूअर्स और यहाँ तक जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना मुझे। ये PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ओके, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं कल अपने टाइम पे।